जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी में रिवीजन की दूसरी बूस्टर डोज के अंतर्गत आज अपना टॉपिक है वाणिज्य पशुधन पालन और विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के क्षेत्र। तो इन दोनों टॉपिकों के एरियाज को आज के इस क्लास के अंतर्गत हम समझेंगे। ये दोनों टॉपिक आपके 5वें चैप्टर से लिए गए हैं। आपको पता है इस 5वें चैप्टर से एक बड़ा प्रश्न भी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो बड़े प्रश्न को तैयार करने के लिए हमें छोटी छोटी चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड करने की आवश्यकता है। तो इस एरियाज को जानने के लिए हमें आज समझना होगा विश्व के प्रमुख घास क्षेत्रों को, ग्रास लैंड्स को अच्छे से समझना होगा। चलिए इसकी स्टार्ट करते हैं हम विश्व के एक सांकेतिक मानचित्र की सहायता से। पृथ्वी या ग्लोब के बीचों बीच हम एक रेखा खींचते हैं जिसका नाम है भूमध्य रेखा, यानी 0 डिग्री अक्षांश वाली रेखा। इस भूमध्य रेखा के उत्तर और भूमध्य रेखा के दक्षिण के अंतर्गत, यानी भूमध्य रेखा के ऊपर और नीचे जहां बारिश कम होती है, जहां बारिश है वो कम होती है, वहां पर जो वृक्ष है वो ज्यादा विकसित नहीं हो पाते हैं, वहां पर घास उग जाती है। तो उसी घास को आज हमें समझना है भी। और इस घास के 2 क्षेत्र बन जाते हैं। एक है उष्ण कटिबंधीय घास के क्षेत्र और दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के क्षेत्र। थोड़ा सा समझ लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भूमध्य रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा खींचते हैं और नीचे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर एक रेखा खींचते हैं जिसका नाम है मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो एरिया है वो है उष्ण कटिबंधीय एरिया। तो इस उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो बड़े लेवल पर जो घास उगती है उसका नाम हो गया उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर ये अपना दक्षिणी अमेरिका है और ये यहां पर अफ्रीका महाद्वीप हो गया, ये यहां पर एशिया और यूरोप महाद्वीप, नीचे ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो आप देख पा रहे हैं दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका का एरिया है जहां पर मैंने यहां ये मार्क किए हैं, ये उष्ण कटिबंधीय घास मैदान है। तो आप देखेंगे दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत 2 मैदान मैंने यहां पर बनाए हैं। इसमें यहां पर ऊपर देखेंगे ये मैदान है लानोज, जो किस एरिया में है, कोलंबिया और वेनेजुएला में। कोलंबिया और वेनेजुएला के अंतर्गत विस्तृत ये लानोज घास का मैदान है जो कि उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। और इसके जस्ट नीचे आप भूमध्य रेखा के पास ही देखेंगे ये है कंपास। ये ब्राजील के अंतर्गत फैला हुआ विस्तृत उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। इधर आप देखेंगे इस शेप के अंतर्गत ये है सवाना घास का क्षेत्र है जो कि अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत है। यहां जो घास उगती है ये घास लंबी होती है, मोटी होती है, लेकिन हार्ड होती है, कड़ी होती है। तो इसलिए पशुओं की चराई के लिए ये बहुत ज्यादा सूटेबल है, वो नहीं होती। और जब यहां बारिश नहीं होती तो ये घास सूख जाती है। तो इसलिए हम इस मुद्दे के ऊपर अब चर्चा नहीं करेंगे, ये सिर्फ आपको नॉलेज के लिए इतनी बात बताई। इसके अलावा जो भी हम पढ़ेंगे उसको आज अच्छे से समझना है। देखिएगा कर्क रेखा के ऊपर शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र है और मकर रेखा के नीचे भी शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र है। तो यहां देखेंगे यहां पर भी कुछ विस्तृत घास के मैदान हैं। सबसे पहले उसके एरिया का नाम और उसका नाम आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो यहां पर यह है अपना उत्तरी अमेरिका जिसमें 2 बड़े देश यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा का नाम आता है। तो यूएसए और कनाडा के अंतर्गत फैला हुआ जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है उसका नाम है प्रेरी। एरिया और नाम दोनों याद रखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में फैला शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान का नाम क्या है, प्रेरी है। इधर आप देखेंगे एशिया और यूरोप में फैला हुआ जो उष्ण कटिबंधीय घास का शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है उसका नाम है स्टेपीज। तो यहां पर है स्टेपीज। उसके बाद आप देखेंगे ग्रीन कलर से शो कर रखा है मैंने शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को। यहां पर अपना यह है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का जो मैदान जो एरिया फैला हुआ है उसका नाम है
पंपास। पंपास। अब आपको यह भी पता होना चाहिए पंपास घास किन देशों के अंतर्गत विस्तृत है, तो बताना चाहूं यहां पर अर्जेंटीना और यूरुग्वे, अर्जेंटीना और यूरुग्वे के अंतर्गत शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, उनका नाम है पंपास। उसके बाद में यहां पर ये अपना अफ्रीका महाद्वीप आ गया, तो दक्षिणी अफ्रीका में फैला घास का मैदान है, उसका नाम है वेल्ड्स। वेल्ड या वेल्ड्स बोलिए, दक्षिणी अफ्रीका के अंतर्गत, दक्षिणी अफ्रीका देश है, वहां पर फैला हुआ शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, उसका नाम है वेल्ड्स। और इधर बात करें ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, उसका नाम है डाउन्स। डाउन्स डाउन्स। और सातवां है आपका कैंटरबरी, जो कि किस देश में है, न्यूजीलैंड के अंतर्गत, न्यूजीलैंड के अंतर्गत। तो प्रेरी किस देश के अंतर्गत, उत्तरी अमेरिका के, यूएसए और कनाडा के अंतर्गत। स्टेपीज है वो यूरेशिया महाद्वीप के अंतर्गत है। पंपास है वो अर्जेंटीना और यूरुग्वे के अंतर्गत। वेल्स है वो दक्षिणी अफ्रीका के अंतर्गत। डाउन्स है वो ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत। और कैंटरबरी है, ये है आपका न्यूजीलैंड के अंतर्गत। तो इन 7 शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को आपको अच्छे से दिमाग में वो रखना है। अभ्यास भी आप इसका कीजिएगा, अच्छे से है, ये सारी चीज क्लियर हो जाएगी। जैसे कि मैंने कहा आज का अपना जो मूल टॉपिक है वो शीतोष्ण कटिबंध घास क्षेत्र से डिपेंड, उसी पर डिपेंड वाला टॉपिक है। तो ये एरिया और ये एरिया, अब इस एरिया के अंतर्गत जो भी मेन टॉपिक है अपना उसकी बात करें। ये जो एरियाज है ये आर्थिक और तकनीकी रूप से बहुत ही संपन्न क्षेत्र है। आर्थिक और टेक्नोलॉजी की दृष्टि से ये बहुत ही समृद्ध एरिया है, इसलिए यहां पर कुछ विशिष्ट गतिविधियां हैं वो की जाती है। वो विशिष्ट गतिविधियां कौन सी है, एक है वाणिज्य पशुधन पालन है, वो इस एरियाज के अंतर्गत किया जाता है। और साथ में ही किया जाता है इसी एरिया के अंतर्गत विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। तो यानी 2 चीजों के लिए ये घास के मैदान प्रसिद्ध है, वाणिज्य यानी व्यापारिक दृष्टि से पशुपालन करना, और दूसरा विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। यहां पर जो ये घास के मैदान है, इन जो ये घास के मैदान है, यहां पर बड़े बड़े एग्रीकल्चर के फोरम हैं वो बनाए जाते हैं, और मशीनों की सहायता से कृषि का कार्य है वो यहां पर किया जाता है। तो पशुपालन और जो कृषि है दोनों के लिए ये एरिया फेमस है। और दूसरी बात वाणिज्य पशुधन पालन है, इनकी एक और विशेषता जो आपको ध्यान में रखनी है, यहां पर एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। वाणिज्य पशुधन पालन यहां पर किया जाता है, इस इलाके में एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं, चाहे गाय बैल, चाहे भेड़, चाहे बकरी या घोड़े, इस प्रकार के पशु यहां पाले जाते हैं। क्योंकि इन क्षेत्रों के अंतर्गत इन शीतोष्ण कटिबंधीय घास के जो ये क्षेत्र है, यहां पर जो घास मिलती है वो बहुत छोटी होती है, कोमल होती है और पशुओं के लिए बहुत ही पौष्टिक होती है। तो क्योंकि व्यापारिक दृष्टि है इसलिए ध्यान रखिएगा एक ही प्रकार के पशु है वो यहां पर पाले जाते हैं। अब आपको कुछ बातें और ध्यान रखनी है। जब यहां पर पशुधन पालन इसके अंतर्गत किया जाता है, वाणिज्यिक दृष्टि से एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं, तो इसका मतलब पशुओं के ऊपर विशेष ध्यान यहां पर दिया जाता है। यहां जो पशु पाले जाते हैं किसके लिए पाले जाते होंगे, दूध के लिए, मांस के लिए, ऊन के लिए। तो दूध है, मांस है, खाल है, ऊन है, उनका वैज्ञानिक ढंग से प्रोसेस करके डिब्बों में बंद करके दुनिया के सभी बाजारों में बेचा जाता है। तो ये सबसे बड़ा आर्थिक लाभ इस क्षेत्र को होता है। और यहां पर पशु पाले जाते हैं तो पशुओं के प्रजनन संबंधी, उनके जननिक सुधार की बीमारियों पर नियंत्रण संबंधी और उनके स्वास्थ्य के ऊपर विशेष ध्यान है वो इन क्षेत्रों के अंतर्गत है वो दिया जाता है। तो इतनी बात आप वाणिज्य पशुधन पालन की ध्यान रखिएगा। यहां पर जो बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं, पशुओं की चराई के लिए क्या किया जाता है, उनके चारों ओर बाड़ है वो बना दी जाती है। पहले एक बाड़ खोल दी जाती है, पशु वहां चराए जाते हैं। जब वहां की घास कम हो जाती है तो फिर अगले बाड़े में उनको प्रविष्ट करवाया जाता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया है वो वाणिज्य पशुधन पालन वाले उस क्षेत्र के अंतर्गत है वो की जाती है।
तो एक बात क्लियर होगी भी, एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं, उन्हीं के ऊपर विशेष ध्यान है वो दिया जाता है। फिर है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, सेम खासियत है, यहां पर भी एक ही प्रकार की फसल बोई जाती है, यहां एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं, यहां हम कह रहे हैं एक ही प्रकार की फसल बोई जाती है। प्रमुख फसल है वो यहाँ की गेहूं है, उसके अलावा मक्का है, जौ है, राई है, जई है, उनका प्रोडक्शन भी यहां पर लिया जा सकता है। प्रमुख फसल इस क्षेत्र की गेहूं है। तो ध्यान रखिए, शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र, अगर आपको ये एरिया और ये एरिया मानचित्र में भरना आता है, इस एरिया का नाम है वो आपको पता है, तो देखिए दो टॉपिक अच्छे से आपके क्लियर हो रहे हैं। इन्हीं टॉपिकों को, जैसे विशेषकर विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि को हम अगले वीडियो सेशन के अंतर्गत और विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन आज के इस क्लास के अंतर्गत आपको अच्छे से एरियाज क्लियर हो रहा है, एक मानचित्र। अब आप देखेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो 33 नंबर पेज है, 36 नंबर पेज के ऊपर इन दोनों के मानचित्र दिए गए हैं, आप उनको आमने सामने रखकर देखिएगा, सेम एरियाज है। शीतोष्ण कटिबंध घास का क्षेत्र है, वहीं पर वाणिज्य पशुधन पालन और वहीं पर विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि है वो की जाती है। इसके साथ साथ आप और समझिएगा, क्योंकि यहां पशु पाले जाते हैं, चराए जाते हैं, एग्रीकल्चर है वो किया जा रहा है यहां पर व्यापारिक दृष्टि से। ये वो एरियाज है जहां पर जनसंख्या कम मिलेगी आपको। ये जो एरियाज है जिसको हमने ग्रीन कलर से शो किया गया है, यहां पर आपको जनसंख्या कम मिलेगी, एक बात ये ध्यान रखिए। दूसरा, यहां कृषि योग्य भूमि अधिक है। कृषि योग्य यानी एग्रीकल्चर करने की जो लैंड है उसका एरिया ज्यादा है, तो एग्रीकल्चर वाली भूमि का क्षेत्रफल ज्यादा है लेकिन जनसंख्या कम है। तो इन दोनों के आधार पर दो महत्वपूर्ण तथ्य यहां निकलते हैं भी, पॉपुलेशन कम है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है भी प्रति व्यक्ति यहां पर जो प्रोडक्शन होता है वो अधिक होता है। एग्रीकल्चर के अंतर्गत यहां पर इस एरियाज के अंतर्गत प्रति व्यक्ति प्रोडक्शन है वो अधिक होता है, क्योंकि पॉपुलेशन कम है, एरिया ज्यादा है। और यही बात अगर प्रति इकाई पूछ ली जाए एरिया के हिसाब से, तो प्रति इकाई जो उत्पादन है वो कम है, ध्यान रखिएगा। प्रति इकाई जो प्रोडक्शन है वो कम है, जबकि प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक है। किसके अंतर्गत, एग्रीकल्चर के अंतर्गत। अर्थात हम विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की बात कर रहे हैं, ये वहां पर होती है जहां जनसंख्या कम है, कृषि योग्य भूमि अधिक होती है और वहां प्रति व्यक्ति उत्पादन आपको अधिक मिलेगा, प्रति इकाई उत्पादन है वो कम मिलेगा। अच्छे से इन दोनों तथ्यों को ध्यान रखिएगा, एक यूनिट के हिसाब से है, एक व्यक्ति के हिसाब से है। तो ये थी आज की अपनी खास वीडियो क्लास, जिसके अंतर्गत हम शीतोष्ण कटिबंधीय घास के क्षेत्रों को जाना और वहां पर होने वाले वाणिज्य पशुधन पालन और विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के एरियाज को, इनसे जुड़ी हुई कुछ मेन चीजों को हमने यहां अच्छे से समझा। उम्मीद करता हूं इस क्लास से आप बहुत लाभान्वित हो रहे होंगे और आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। चलिएगा फिर मिलेंगे अगले वीडियो सेशन में, तब तक जय हिंद, जय भारत।